तो गाइस यार, आज अपन बात करने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। किसके बारे में? मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, तो आज इसे अपन जानने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि पता है इसी पॉलिसी के ज़रिए कैसे सेंट्रल बैंक इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करता है, इकोनॉमी को मैनेज करता है। ठीक है, आज अपन यही सब जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप इकोनॉमी को समझना चाहते हो कि कैसे इकोनॉमी, मतलब देश की इकोनॉमी कैसे चलती है। ठीक है, अगर आप ये सब समझना चाहते हो तो ये जो पॉलिसी है आपके लिए समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यार स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक एक पॉइंट आपको इस पॉलिसी के बारे में समझाऊंगा। ठीक है, वीडियो में बने रहना। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो भाई इस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, और हाँ यार, जो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ, ठीक है, जो इस वीडियो में इस पॉइंट को मैं लेके कवर करने वाला हूँ, उससे उस टॉपिक रिलेटेड मैंने कई सारे वीडियोस बना दिए हैं। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियोस जो ये प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ, इससे पहले वाले वीडियोस आप जाके देखो, तब आपको ये सब ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि जब आप स्टार्टिंग से देखोगे ना, तो ये सब ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है, मतलब समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो जाओ पहले वो वीडियोस देखो स्टार्टिंग से, जो मैंने आपको बताया कि मनी इवोल्यूशन क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, कैसे मैनेज करती है आरबीआई, मतलब हर एक चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। तो ये आज का शायद ये सिक्स्थ वीडियो होने वाला है। ठीक है, ये सिक्स्थ वीडियो है, तो यार वीडियो को ज़रूर देखना। ठीक है, वो प्लेलिस्ट जाके देखना, तब ये आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग से देखोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को बने रहना। ठीक है, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाली है, एकदम सिंपल वे में बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहना। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस यार, सबसे पहले अपन समझने की कोशिश करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है, क्योंकि सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि भाई ये मॉनेटरी पॉलिसी है क्या। तो देखो, समझने की कोशिश करना। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है ना भाई, मॉनेटरी पॉलिसी ये क्या है? ये एक प्रोसेस है। क्या है? ये एक प्रोसेस है। ठीक है, कैसे, कौन सा प्रोसेस है? मतलब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है ना, ये एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? तो ये मैनेज करने का प्रोसेस है। मैनेज करने का प्रोसेस है। किसको मैनेज करने का प्रोसेस है? तो ये इंटरेस्ट रेट को मैनेज करने का। क्या? इंटरेस्ट रेट और प्लस मनी सप्लाई। ठीक है, मनी सप्लाई। अब इसे समझ लेना। ठीक है, इसे समझना। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मॉनेटरी जो पॉलिसी है वो एक प्रोसेस है, मैनेज करने का प्रोसेस है। किसे मैनेज करने का? इंटरेस्ट रेट को मैनेज करने का, देन उसके बाद मनी सप्लाई को मैनेज करने का। तो ये जो, अगर ये दोनों को जो मैनेज करते हैं, ठीक है, ये जो दोनों को मैनेज करते हैं, तो वो किसके अंडर आता है? मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी इन दोनों को मैनेज करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी इन दोनों को मैनेज करने के लिए, कि इंटरेस्ट रेट कब बढ़ाया घटाया जाए, या फिर मार्केट में कितना मनी सप्लाई होना चाहिए। तो इन दोनों को मैनेज करने के लिए, इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए, इकोनॉमी को मतलब अगर ज़्यादा इन्फ्लेशन आती है तो इकोनॉमी में क्या, किसे मैनेज करना है, अगर ज़्यादा डिफ्लेशन आती है तो किसे मैनेज करना है। तो इन दोनों को जब मैनेज करना है, इसी को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं अब आगे के फंडा। ठीक है, तो गाइस यार, अभी तक आपने ये समझ लिया कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। मॉनेटरी पॉलिसी एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? मैनेज करने का, मतलब मैनेज करने का एक प्रोसेस है, जिसमें क्या मैनेज किया जाता है? एक मनी सप्लाई को मैनेज किया जाता है और एक इंटरेस्ट रेट को मैनेज किया जाता है। तो जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ये सब कुछ बता दिया आपको कि कौन मैनेज करता है, लेकिन इस वीडियो में भी आपको मैं थोड़ा सा डिटेल दे देता हूँ। तो उस पर मैं ये डिटेल देने से पहले मैं आपको एक आरबीआई, मतलब जो सेंट्रल बैंक है आपके मतलब हमारे इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो मैं उसका थोड़ा सा आपको रोल समझा देता हूँ कि उसका क्या रोल है, उसका क्या दायित्व है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करना। अब अपन आरबीआई की बात कर रहे हैं। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी को, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी से आगे बढ़ने से पहले अपन आरबीआई की बात कर लेते हैं कि आरबीआई का क्या काम है, कैसे करती है, क्या करती है, तो उसे समझ लेते हैं। ठीक है, देखो आरबीआई का 3 काम, आरबीआई का मतलब 3 मेजर काम है, समझ लेना। 3 मेजर काम बता रहा हूँ मैं, जो अपन को ये मॉनेटरी पॉलिसी समझने में मदद करेगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज समझना, सबसे पहली चीज जो इंटरेस्ट रेट। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, इंटरेस्ट रेट के बारे में अपन बात करते हैं। इंटरेस्ट रेट को समझना, इंटरेस्ट रेट के बारे में समझना। ठीक है, क्योंकि देखो आरबीआई का रोल बहुत ही ज़्यादा है इसमें, क्योंकि आरबीआई ही मैनेज करती है कि कितना इंटरेस्ट रेट बढ़ना चाहिए, कितना घटना चाहिए, और कितना
मनी सप्लाई होना चाहिए, कितना मनी सप्लाई नहीं होना चाहिए, मार्केट में कितना पैसा होना चाहिए, मार्केट में कितना पैसा नहीं होना चाहिए। तो इसे जो मैनेज करता है, ठीक है, इसे जो मैनेज करता है वो आरबीआई होता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी अपन आगे बात करते हैं कि कैसे मैनेज करता है। मान लो कि जैसा कि मैंने आपको बताया है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के वीडियो में कि यार इन्फ्लेशन कैसे आता है। अगर इन्फ्लेशन कैसे आता है कि जब सभी के पास ज़्यादा पैसे हो जाए, मतलब इकोनॉमी में इतना ज़्यादा पैसे हो जाए कि सब सारी चीज़ें खरीदना स्टार्ट कर दें, ठीक है, तब महंगाई आ जाती है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, ठीक है। तब महंगाई कैसे आती है? महंगाई आती है कि भाई जब मार्केट में ज़्यादा पैसे हो जाएं, ठीक है, क्या हो जाए, मार्केट में ज़्यादा पैसे हो जाएं तब इन्फ्लेशन आता है, ठीक है। क्या आता है? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन समझना, जब मार्केट में ज़्यादा पैसे हो जाए, ठीक है, जब लोग बहुत, मतलब जो सारे लोग खरीदना स्टार्ट कर दें हर एक चीज़ को, एक्सपेंसिव चीज़ों को, मतलब जो सब सारे लोग खरीदना स्टार्ट कर दें, तो मार्केट में क्या होता है कि इन्फ्लेशन आ जाता है। इन्फ्लेशन आने का मतलब होता है कि महंगाई बढ़ जाती है, ठीक है। इसे समझने की कोशिश करना, जब महंगाई बढ़ जाती है तो जो लोअर क्लास के होते हैं ना, उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम होती है फेस करने में, ठीक है। तो क्या आरबीआई क्या काम करता है कि इसी को मैनेज करने के लिए, ठीक है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी का जो पहला प्रोसेस है, पहला टूल है, वो है इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इंटरेस्ट रेट। तो क्या काम करती है, जब ज्यादा मार्केट में पैसे हो जाते हैं, ठीक है, मार्केट में पैसे कैसे ज्यादा होते हैं, जब लोन सब लोग ज्यादा लेते हैं, जब लोन जैसे कार लोन होता है, होम लोन होता है, बाइक लोन होता है, जब ये ज्यादा बोरो होने लगता है, ठीक है। देखो बोरो कब होता है, मैं ये भी बता दूं, ज्यादा लोन बोरो कब होता है, जब इंटरेस्ट रेट, क्या, इंटरेस्ट रेट कम होता है। क्या होता है? कम होता है। इंटरेस्ट रेट कम होता है तब मार्केट में क्या होता है कि ज़्यादा लोग लोन लेते हैं, ज़्यादा लोग, मतलब जब ज़्यादा लोग लोन लेंगे, ठीक है, जब ज़्यादा लोग लोन लेंगे तब क्या होता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, ठीक है। जब ज़्यादा पैसे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे हो जाते हैं, मतलब जितना होना चाहिए अगर उससे ज़्यादा पैसे हो जाते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा पैसे हो जाते हैं, तो क्या होता है, इन्फ्लेशन आ जाता है। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई आ जाती है। जब सभी के पास ज़्यादा पैसे होते हैं तो वो खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, तो उससे लोअर क्लास को प्रॉब्लम होती है। तो आरबीआई सबसे पहला क्या काम करती है, जो ये टूल है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट को, ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का क्या मतलब है, अगर आप लोन लेने जाते हो, ठीक है, अगर आप लोन लेने जाते हो तो उस पर इंटरेस्ट जो आता है, जो इंटरेस्ट बढ़ता है, जो आपको 1 साल का इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट आता है, उस इंटरेस्ट को बढ़ा देती है। तो उस इंटरेस्ट बढ़ाने से क्या होता है, उस इंटरेस्ट को बढ़ाने से क्या होता है कि लोन को कम बोरो करते हैं, मतलब बहुत ही कम लोग इंटरेस्टेड होते हैं लोन लेने के लिए, ठीक है, क्योंकि जो इस इंटरेस्ट रेट को पे कर सकते हैं वही बोरो करते हैं। और अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो आधा से ज़्यादा लोग जो होते हैं वो लोन लेना कम कर देते हैं, मतलब लोन लेना बंद कर देते हैं, ठीक है। जब लोन लेना बंद कर देते हैं तो मार्केट में जो पैसों का सप्लाई है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। जब पैसों का सप्लाई कम हो जाता है तो इकोनॉमी थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है। समझने की कोशिश करना मैं कैसे बता रहा हूँ। देखो जो इकोनॉमी है, ठीक है, आरबीआई का काम क्या है, आरबीआई का क्या काम है, जो इकोनॉमी रेट है हमारा इकोनॉमी का, वो 2 से 3% होना चाहिए। कितना? 2 से 3%। इसी के बीच में मैनेज करने का काम है, इसी के बीच में मैनेज करने का काम है। कितना? 2 से 3%। तो आरबीआई का जो काम है मैनेज करने का, जो इन्फ्लेशन, जो ये मार्केट में पैसों का सप्लाई या फिर इकोनॉमी जो रेट है उसे मैनेज करने का मतलब ये 2 से 3% होना चाहिए, ठीक है। 2 से 3% के ना बाहर ना अंदर, ठीक है, मतलब 2 से 3% होना ही चाहिए। अगर इनको एक ये दायरा है, इसी के बीच में इनको मैनेज करना है। तो इसी को मैनेज करने के लिए अगर ज़्यादा हो जाता है तो कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, ठीक है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं तो क्या काम होता है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं तो लोग बोरो कम करते हैं लोन। जब बोरो कम करते हैं तो मार्केट में पैसों का फैलाव कम होता है। जब पैसों का फैलाव कम होता है तो ऑटोमेटिकली जब किसी के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो खरीदेंगे क्या? जब वो खरीदेंगे ही नहीं तो महंगाई कम होगी, ठीक है। जब महंगाई कम होगी तो वो 3% और अगर 2 से 3% के 2 से 3% के बीच में लाते हैं, ठीक है, समझ रहे हो, 2 से 3% के बीच में लाते हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ा के। और वही मान लो इसी का अपोजिट बता रहा हूँ, इसी का अपोजिट बता रहा हूँ, डिफ्लेशन, ठीक है, डिफ्लेशन, ठीक है। अब उसी का उल्टा बता रहा हूँ। महंगाई तो समझ गए, जब मतलब जब मार्केट में कम पैसे होते हैं, मतलब जब कोई खरीद नहीं पाता, ठीक है। नहीं खरीदने का मतलब होता है जब कोई चीज़ कोई खरीद नहीं पाता मार्केट में, क्योंकि कम पैसे होते हैं, ठीक है, सभी के पास कम पैसे होते हैं।
तब क्या काम करती है, ये इंटरेस्ट रेट को कम कर देती है आरबीआई, ठीक है। इसी टूल से बता रहा हूँ, इसी टूल से इंटरेस्ट रेट को कम कर देती है, ठीक है। जब इंटरेस्ट रेट को कम कर देगी मार्केट में, जब इंटरेस्ट रेट को कम कर देगी तो ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे कि लोन बाय करें, ठीक है, लोन को बोरो करें। जब ज़्यादा लोग लोन बोरो करेंगे तो ज़्यादा लोगों के पास पैसे होंगे, जैसे कि कार लोन, होम लोन, बाइक लोन, मतलब जो वगैरह वगैरह सारे लोन हैं उस पर डिस्काउंट आते हैं, उस पर रेपो रेट कम हो जाते हैं। जब वो सब सारी चीज़ें कम हो जाती हैं, डिस्काउंट आते हैं, तब उसके बाद क्या होता है कि ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं लोन लेने के लिए। जब ज़्यादा लोग लोन लेने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, देन उसके बाद, ठीक है, जब ज़्यादा लोग लोन लेने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, देन उसके बाद क्या होता है कि मार्केट में पैसों का फैलाव फिर से ज़्यादा हो जाता है। पैसों का फैलाव ज़्यादा होने से फिर से स्टेबल हो जाता है, 2 से 3% होता है तो फिर से स्टेबल हो जाता है। देखो, ये समझने की कोशिश करना, अगर मार्केट में ज़्यादा पैसे होते हैं तो इन्फ्लेशन आता है, और अगर मार्केट में कम पैसे होते हैं तो डिफ्लेशन आता है। डिफ्लेशन आने की वजह से ना इकोनॉमी स्लो हो जाती है, ठीक है। जब इकोनॉमी स्लो हो जाती है तो इससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ठीक है। इंटरनेशनली बता रहा हूँ और डोमेस्टिक भी बता रहा हूँ। जैसे कि जो अपन ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती है, ठीक है। अपन आगे धीरे धीरे समझेंगे यार, अभी तो ये छोटा सा वीडियो है, समझा रहा हूँ मॉनेटरी पॉलिसी को, ठीक है। अभी अपन ये आपने ये इंटरेस्ट रेट समझ लिया, ठीक है। क्या समझ लिया? इंटरेस्ट रेट को समझ लिया, ठीक है। अभी इसके आगे थोड़ा सा बात करते हैं इंटरेस्ट रेट, ठीक है। 3 चीजें मैंने बताई, आरबीआई 3 टूल से मैनेज करता है ना, 3 टूल। तो अपन ने सबसे पहला क्या समझ लिया? इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अपन ने सबसे पहला क्या समझ लिया? इंटरेस्ट रेट। अब अपन समझते हैं OMO। अब ये OMO क्या है? ओपन मार्केट, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। OMO क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ये ओपन मार्केट ऑपरेशन होता क्या है वो समझने की कोशिश करना, ठीक है यार। अब अपन समझते हैं OMO क्या है, ठीक है। देखो, OMO क्या होता है कि जब मार्केट में, ठीक है, समझना, आरबीआई क्या होता है, आरबीआई क्या काम करता है? आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचने का मतलब, जिन्हें जिन्हें ये नहीं पता सिक्योरिटी क्या होता है, तो सिक्योरिटी जस्ट लाइक अ प्रॉमिस पेपर। एक प्रॉमिस पेपर रहता है, उसमें जस्ट लिखा रहता है कि इतना इतना मतलब है, ठीक है। तो सिक्योरिटी, ठीक है, ये सिक्योरिटी बेचता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचता है, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्यों बेचता है? मार्केट में लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए। लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए क्या मतलब कि जैसे कि मैंने बताया कि अगर मार्केट में ज़्यादा पैसे हो जाते हैं तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, और क्या काम करते हैं? इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के साथ साथ जब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचते हैं ना, तो बैंक के पास कम पैसे होते हैं। जब बैंक के पास कम पैसे होते हैं तो बैंक कम लोन प्रोवाइड करती है। जब कम लोन प्रोवाइड करती है, जो भी कम लोन प्रोवाइड करती है, उस पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है, तो क्या होता है? मार्केट में ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है। जब वही बताया कि अगर कोई लोग बाय ही नहीं करेंगे, कोई लोग लोन ही नहीं लेंगे, तो भाई मार्केट में पैसों का फैलाव कैसे होगा? जब मार्केट में पैसों का फैलाव ही नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब अपन ने OMO भी समझ लिया, ठीक है, लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए, ठीक है। क्या? OMO भी समझ लिया। अब OMO के बाद क्या आता है? OMO के बाद आता है रिजर्व रिक्वायरमेंट। क्या? रिजर्व रिक्वायरमेंट। रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या होता है? अभी इसे समझना। रिजर्व रिक्वायरमेंट का क्या मतलब होता है? रिजर्व रिक्वायरमेंट का मतलब होता है, जो आरबीआई होती है ना, समझने की कोशिश करना, जो आरबीआई सेंट्रल बैंक होती है ना, वो सारे बैंकों को ये आदेश देती है कि भाई तुम अपने डिपॉजिट का, जो डिपॉजिट अमाउंट है आपका, उसे रखो, ठीक है, उसे ज़्यादातर रखो, मार्केट में कम पैसा फैलाओ, ठीक है। मार्केट में जैसे कि लोन जो बोलते हैं प्रोवाइड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो बस देखो यार, सारा का सारा फंडा आता है लोन पे, ठीक है। अगर लोन कम होगा, लोगों के पास कम पैसे होंगे, ठीक है। तो ये उसे मैनेज करने के लिए, बैंकों के लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए क्या है? रिजर्व जो ये होता है ना, रिजर्व रिक्वायरमेंट, बैंकों में लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए होता है, ठीक है। बैंकों में लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए होता है। क्या होता है? बैंक में लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए होता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये आरबीआई के 3 टूल्स हैं, ठीक है। इंटरेस्ट रेट, देन OMO का मतलब होता है ओपन मार्केट इंटरेस्ट, ठीक है, और ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है? रिजर्व रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये तीनों आप समझ गए। चलो अब आगे बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि अब कितने टाइप के मॉनेटरी पॉलिसी होते हैं, ठीक है। तो गाइस, अब जानने की कोशिश करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, कितने टाइप्स होते हैं। देखो, ये बहुत ही सिंपल भी है, ठीक है, बहुत ही सिंपल भी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस समझने की कोशिश करना। देखो, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी के टाइप्स हैं, ठीक है, ये जो टाइप्स मैं बता रहा हूँ, जो प्रकार बता रहा हूँ, ये को रिलेटेड, एकदम रिलेटेड है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से, ठीक है। आपको अगर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन मालूम है तो आपको एक्सपेंसरी और एक्सपोर्टरी समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझने की कोशिश करना। देखो, सबसे पहले अपन डिफ्लेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। डिफ्लेशन क्या? डिफ्लेशन का क्या मतलब है? डिफ्लेशन का क्या मतलब है समझने की कोशिश करना, बहुत ही अच्छी तरीके से बता रहा हूँ। डिफ्लेशन का क्या मतलब है?
मार्केट में कम पैसा, ठीक है, क्या, कम पैसा। अब मार्केट में जब कम पैसा होता है, ठीक है, मार्केट में जब कम पैसा होता है तो उससे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, उससे इकोनॉमी में क्या इफेक्ट पड़ता है, उससे लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसमें मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसे समझने की कोशिश करना। अब क्या क्या इफेक्ट पड़ता है मुझे बताओ, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई है कि इकोनॉमी स्लो हो जाती है। इकोनॉमी स्लो कैसे हो जाती है, इकोनॉमी भी स्लो, जो इकोनॉमी क्या हो जाती है, इकोनॉमी स्लो हो जाती है, ठीक है, सब जानते हैं इकोनॉमी स्लो हो जाती है जब डिफ्लेशन आता है, मतलब जब लोगों के पास कम पैसे होते हैं तो इकोनॉमी स्लो हो जाती है। अब इकोनॉमी स्लो होती क्यों है उसे समझने की कोशिश करना। मान लो मार्केट में जब कम पैसे हैं, जब मार्केट में कम पैसे हैं, ठीक है, जब मार्केट में कम पैसे हैं, बैंकों के पास कम पैसे हैं, तो लोग बैंक में मतलब लोग लोन कम बाय करेंगे, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, ठीक है। जब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, बस इतना समझना, जब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो लोग कोई बिजनेस नहीं करेंगे, ठीक है, सबसे पहली चीज समझना। अगर लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो लोग कुछ खरीदेंगे नहीं, बिजनेस नहीं स्टार्ट करेंगे, बिजनेस नहीं स्टार्ट करेंगे, जब बिजनेस कोई स्टार्ट नहीं करेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट आने का क्या मतलब है, अनएम्प्लॉयमेंट आने का क्या मतलब है, अगर किसी के पास पैसे नहीं है मेरे भाई, अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो अगर कोई बिजनेस नहीं स्टार्ट कर रहा है तो एम्प्लॉयमेंट नहीं पैदा होगी, क्योंकि जब बिजनेस होता है तभी तो एम्प्लॉयमेंट आती है, तभी तो रोजगार आता है। समझने की कोशिश करना, जब एम्प्लॉयमेंट ही आएगी, जब एम्प्लॉयमेंट नहीं आती, ठीक है, डिफ्लेशन में क्या होता है, जब लोगों के पास पैसे नहीं होते तो बिजनेस खड़ा करने के लिए, जब कोई बिजनेस नहीं खड़ा करता तो बहुत ज्यादा बेरोजगारी आती है, जब अनएम्प्लॉयमेंट आती है, ठीक है। तो क्या सबसे पहली चीज क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, समझना, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, सबसे पहली चीज क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। और दूसरी चीज क्या है, जब लोगों के पास पैसे ही कम होंगे तो लोग खरीदेंगे बेचेंगे कम, मतलब बाइंग और सेलिंग कम करेंगे, ठीक है, बाइंग और सेलिंग कम करेंगे, ठीक है, बाइंग और सेलिंग कम करेंगे। तीसरी चीज समझना, डिफ्लेशन में और क्या क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट तो होती है, बाइंग और सेलिंग कम हो जाती है, तो उससे क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फिर इकोनॉमी पे इंटरनेशनली भी बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। तो क्या इंटरनेशनली भी अफेक्ट करता है, क्योंकि सारी चीजें देखो एक साथ ही है, एक सारी चीजें ना मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखो आपने ये समझ लिया कि डिफ्लेशन आने से इकोनॉमी स्लो हो जाती है। इकोनॉमी कैसे स्लो हो जाती है, जब अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, देन उसके बाद लोग खरीदना बेचना कम कर देंगे, फिर मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लिक्विडिटी कम हो जाएगी। जब लिक्विडिटी कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली, जब लिक्विडिटी कम हो जाएगी तो भैया ऑटोमेटिकली इकोनॉमी स्लो हो जाएगी, ठीक है। अब इसे इकोनॉमी मान लो स्लो हो गई, ठीक है, इकोनॉमी स्लो हो गई तो अब इसे मैनेज कैसे करेंगे, ठीक है, इसे मैनेज कैसे करेंगे, कौन से पॉलिसी के जरिए मैनेज करेंगे। मैंने ये बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी है इसे मैनेज करने के लिए, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी में भी जो दो प्रकार होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के दो प्रकार होते हैं, तो उसमें कौन से टाइप में ये मैनेज किया जाएगा उसे समझते हैं। तो देखो उसे कैसे मैनेज किया जाएगा, अब इसे समझना। डिफ्लेशन को मैनेज करने के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी का जो पहला पॉइंट है, पहला टाइप है, वो क्या है, एक्सपेंसरी, ठीक है, एक्सपेंसरी मॉनेटरी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी, ये पहला टाइप है, ये पहला टाइप है। मैंने बताया अगर डिफ्लेशन आता है, मार्केट इकोनॉमी स्लो हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट आती है, तो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी को लागू किया जाता है। एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी में होता क्या है, ठीक है, अब इसे समझना। एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी पहले ये जान लो किस लिए होता है, किस लिए होता है कि इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कैसे, अब इकोनॉमी को बूस्ट कैसे किया जा सकता है उसका लॉजिक लगाओ। इंटरेस्ट रेट को कम कर देंगे, ठीक है, मनी सप्लाई बढ़ा देंगे। जब पहली बात, इंटरेस्ट रेट जब कम होगा तो मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। फिर वही लिक्विडिटी, मार्केट में लिक्विडिटी क्या, बैंकों के पास, जो मैंने बताया आरबीआई तीन टूल है उसके पास, अब इसे इन्हीं 3 टूल से मैनेज करते हैं, ठीक है। अब ये जो एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी, अभी इसके अंदर कौन सा टूल आता है, क्या उसका मतलब क्या करने का ढंग होता है, मतलब क्या करना होता है वो बता रहा हूँ मैं आपको। इंटरेस्ट रेट सबसे पहले तो कम कर देती है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट कम कर देती है। फिर उसके बाद क्या है, ओएमओ, ठीक है, जो अब ओएमओ में क्या होता है कि वापस लेती है, जो सिक्योरिटी होती है ना उसे गवर्नमेंट से वापस लेती है, ठीक है, सिक्योरिटी होती है ना उसे गवर्नमेंट से वापस लेती है, क्या, सिक्योरिटी को गवर्नमेंट से वापस लेती है। वापस लेने से मतलब वापस अगर जब ले लेती है तो बैंक के पास वापस पैसा आ जाता है, ठीक है। अब उसे समझना, इंटरेस्ट रेट समझ गया, ये हो गया। अब फिर रिजर्व रिक्वायरमेंट बोला था मैंने, रिजर्व रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या है कि बैंक अपने पास कम पैसा रखेगी, जब बैंक अपने पास कम पैसा होल्ड करेगी तब वो लोगों को ज्यादा लोन प्रोवाइड करेगी, ठीक है।
कम पैसा रखेगी तो ज्यादा लोगों को लोन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो ये 3 चीज हैं जो एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी में आते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जब ये तीनों चीज लागू होती हैं तो उससे इकोनॉमी में बूस्ट मिलता है। बूस्ट मिलने का मतलब अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाए तो लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे लोन लेने के लिए, ठीक है। जब वो लोन लेंगे तो वो बिजनेस करेंगे, जब वो बिजनेस करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। जब रोजगार बढ़ेगा तो इकोनॉमी सबके धीरे धीरे सबके पास पैसे आएंगे। जब सभी के पास पैसे आएंगे तो सब खरीदना या बेचना चाहेंगे, सारी चीज़ें खरीदे बेचेंगे। जब इसे खरीदे बेचेंगे तो क्या होगा, इकोनॉमी जो होगी वो मेंटेन हो जाएगी, इकोनॉमी क्या होगी, स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये पहला टाइप समझ में आ गया, एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी का क्या काम है, इकोनॉमी को बूस्ट करना, ठीक है। अगर डिफ्लेशन आता है तो, ठीक है, डिफ्लेशन आता है तो क्या, इकोनॉमी को बूस्ट करने का काम किसका है, एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, समझ गए। अब अपन दूसरे टाइप की बात करते हैं। देखो यार गाइस, अपने डिफ्लेशन की बात कर ली, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इन्फ्लेशन में, ठीक है। अब वही उसी को उल्टा कर देते हैं। अगर इन्फ्लेशन आता है, ठीक है, अगर महंगाई आती है, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन आता है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई आ जाती है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे सबसे पहला क्या होगा, इकोनॉमी जो होगा अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इकोनॉमी अनस्टेबल हो जाएगा क्योंकि सभी के लिए जो लोअर क्लास से लेके अपर क्लास तक हैं, रिचर क्लास तक हैं, उनके सभी के लिए एक समान पॉलिसी लाना आरबीआई का काम है ना भाई। सबको एक हक देना है ना, सबको खाना पीना देना है, सबको कुछ करना है। तो इन्फ्लेशन आने के टाइम पे क्या होता है, इकोनॉमी को अनस्टेबल, मतलब वही अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है, अनस्टेबल हो जाता है। डिफ्लेशन आए चाहे इन्फ्लेशन आए, दोनों से अनस्टेबल हो जाता है। इकोनॉमी उसमें स्लो हो जाती है, इसमें फास्ट हो जाती है। फास्ट होने का मतलब, और देखो मैंने क्या बताया कि इन्फ्लेशन, आरबीआई का काम है 2 से 3% को मैनेज करना, 2 से 3% के बीच में लेना। अगर ज़्यादा बढ़ जाए, इन्फ्लेशन आ जाए तो बढ़ जाता है, डिफ्लेशन आ जाए तो कम हो जाता है। तो इन दोनों के बीच में मैनेज करने के लिए, ठीक है, इन दोनों के बीच में मैनेज करने के लिए, अब इसे इन दोनों को बीच में मैनेज करने के लिए ये पॉलिसी को लाया गया, ठीक है। अब इसे समझते हैं। पहला तो आपने समझ लिया, अगर डिफ्लेशन आता है तो एक्सपेंसिव होता है, एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी को लाया जाता है। अब उसी पे बात करते हैं, अगर दूसरा, अगर इन्फ्लेशन आता है तो कौन से पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कौन से पॉलिसी को लागू करते हैं, तो उसे समझते हैं। दूसरा है, जो इन्फ्लेशन जब आता है तो कौन सा पॉलिसी आता है, कॉन्ट्रैक्शनरी, प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, कॉन्ट्रैक्शनरी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। कौन सा पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। मेरे को देखो प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप बस समझ जाना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, इसे लाया जाता है। अब इसमें क्या क्या होता है, इससे क्या होता है, इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए, जैसे कि स्टेबल, जब ज़्यादा पैसे हो जाते हैं लोगों के पास, सेम देखो सब में, तीनों में वही टूल है, इसमें भी वही टूल है, इंटरेस्ट रेट, देन उसके बाद ओएमओ, ठीक है, ओएमओ के बाद रिजर्व रिक्वायरमेंट, ठीक है, रिजर्व रिक्वायरमेंट। बस क्या काम होता है, इनका काम उल्टा हो जाता है। अगर डिफ्लेशन जब आता है तो क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं, अगर इन्फ्लेशन आता है तो इसे बढ़ा देते हैं, क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। और अगर ओएमओ, जो मार्केट से, जो गवर्नमेंट से सिक्योरिटी वापस लेते हैं, वही अगर इन्फ्लेशन आ जाता है तो गवर्नमेंट को वापस से सिक्योरिटी बेचते हैं, बेचने का मतलब उनको दे देते हैं। तो इससे क्या होता है, मतलब बेचते हैं, ठीक है, समझ लेना, बेचते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि बैंकों के पास कम पैसा होता है। जब सेंट्रल बैंक के पास ही कम पैसा है तो और बैंकों के पास तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। फिर उसके बाद रिजर्व रिक्वायरमेंट, मार्केट में लिक्विडिटी को कम करने के लिए, ठीक है। जब मार्केट बैंकों की लिक्विडिटी कम करने के लिए बैंक को बोलते हैं कि ज़्यादा पैसे होल्ड करो, ज़्यादा पैसे रिजर्व में रखो, ठीक है, तो मतलब ज्यादा पैसे रखो, ठीक है। तो इन तीनों चीजों का जब ये पॉलिसी लाते हैं तो ये 3 चीजें होती हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, ओएमओ मतलब सिक्योरिटी बेचती है ज्यादा, फिर उसके बाद ये रिजर्व रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाता है। तो उस वजह से ये मतलब लोग लोन कम लेते हैं। जब लोग लोन कम लेंगे, जब लोगों के पास पैसे कम होंगे खर्च करने के लिए, बिजनेस खड़ा करने के लिए, जब लोगों के पास पैसे कम होंगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे इकोनॉमी जो है वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, दोनों टाइप समझ में आ गए, एक्सपेंशनरी और ये कंस्ट्रक्शनरी, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलो यार, अब आगे बात करते हैं, ठीक है। तो गाइस यार, जैसा कि अपन आगे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, अपन ने ये सब कुछ समझ लिया कि मॉनेटरी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, कब इन्फ्लेशन, मतलब सब कुछ समझ लिया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं जो ये अपन ने बताया, ठीक है, जो मैंने आपको बताया मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, इसके चैलेंजेस भी है, ठीक है। चैलेंजेस क्या है उसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। कोई भी पॉलिसी हो, देखो कोई भी पॉलिसी हो, उसे समय लगता है, क्या लगता है, टाइम लैग, पहले समझ लेना, टाइम लैग, ठीक है, उसे समय लगता है। समय लगने का क्या मतलब है, कोई भी पॉलिसी हो
वो तुरंत जैसे अगर मार्केट में आई तो ऐसा नहीं है कि आज ही के आज ही परिणाम आ जाए, उसे परिणाम आने में 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल ऐसा लगता है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहली चीज टाइम लगता है। फिर दूसरी चीज आती है ग्लोबल फैक्टर। देखो ग्लोबल फैक्टर समझना, ये सारी चीजें मैं चैलेंजेस की बात कर रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले जो पॉलिसी लाती है उसे टाइम लगता है, कोई भी 2-4 महीना, 6 महीना, 1 साल ऐसा टाइम लगता है, क्योंकि मार्केट स्लो होता है। ठीक है, फिर ग्लोबल फैक्टर क्या होता है? ग्लोबल फैक्टर में क्या होता है कि जो सेंट्रल बैंक जो भी डिसीजन लेती है, जो भी पॉलिसी लाती है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो हमारे जैसे कि इंटरनेशनल जो ट्रेड होते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी होते हैं, मान लो ऑयल का हो रहा है तो ऑयल के प्राइजेस पे, देन उसके बाद कोई और ट्रेड के प्राइजेस पे जब कोई ज़्यादा इफेक्ट होता है ना, तो उससे क्या होता है ना, जो आरबीआई का जो पॉलिसी है ना वो अंडरमाइन हो जाता है, मतलब उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो लोग उस पर ज़्यादा ध्यान मतलब चेंज हो जाता है। जैसे कि अब मान लो कोई पॉलिसी मैं बना रहा हूँ, पॉलिसी बना रहा हूँ आज को देख के, ठीक है, अगर बाद में इन केस अगर ऑयल कम हो गया, ऑयल का दाम अचानक से बढ़ गया, ठीक है, तो मेरी पॉलिसी की तो लग जाएंगी ना। तो वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ग्लोबल फैक्टर, ये भी सारे चैलेंजेस आते हैं, ठीक है, जब ऑयल ये सब सारे ट्रेड होते हैं। ठीक है, और आगे बात करते हैं, और आगे क्या बात करेंगे अपन? इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। क्या? इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन का क्या मतलब है कि जब लोगों को पहले से पता चल जाता है कि यार महंगाई आने वाली है, ठीक है, तब लोगों का थोड़ा सा ना बिहेवियर चेंज हो जाता है। जिससे बिहेवियर चेंज होने से क्या मतलब है, देखो मैं अगर करंट टाइप पे एक पॉलिसी बना रहा हूँ, ठीक है, करंट टाइप पे पॉलिसी बना रहा हूँ, तो मैं लोगों के बिहेवियर देख पे पहले कर लेता हूँ, ठीक है, हाँ पॉलिसी बना रहा हूँ। लेकिन अगर वही पॉलिसी बनाने के बाद अचानक से उनको मालूम पड़ जाए कि मैं ऐसी बना रहा हूँ, अगर इन्फ्लेशन आ रहा है, ठीक है, तो उनका बिहेवियर चेंज होता है। तो जिससे ना बिहेवियर चेंज होने से क्या होता है, इस पॉलिसी की लग जाती है, मतलब सही से नहीं काम वर्क करता। ठीक है, ये सब सारी चैलेंजेस है। ठीक है, टाइम लगता है, ग्लोबल फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा मायने करते हैं। फिर क्या होता है, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, जब लोगों को यही पता चल जाए कि भाई महंगाई आने वाली है, तो लोग सतर्क हो जाते हैं, कुछ बिहेवियर चेंज हो जाते हैं उनके। तो ये सब सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है आरबीआई को। अब अपन बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़, सबसे लास्ट थिंग, कंक्लूजन के बारे में। ठीक है, कंक्लूजन। देखो यार, जो मैंने अभी तक स्टार्टिंग से आपको बताया है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी एक प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है। भाई देखो, मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है वो इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई को मैनेज करने की एक पॉलिसी है। जब इन्फ्लेशन आता है तो किस पॉलिसी को मतलब करते हैं और लागू करते हैं, और जब डिफ्लेशन आता है तो किस पॉलिसी को करते हैं, और दोनों को लाने पे दोनों पॉलिसी, चाहे एक पॉलिसी को, दोनों पॉलिसी को लाने पे कौन सा इफेक्ट पड़ता है, मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, बेरोजगारी कैसे कम होती है, सब कुछ। मतलब अगर आप ये सब समझ गए होंगे, मॉनेटरी पॉलिसी समझ गए होंगे, स्टार्टिंग से जो भी मनी रिलेटेड में जो सबको समझा रहा हूँ, वो बस आपको पैसों की वैल्यू और फिर कैसे मार्केट में पैसे वर्क करते हैं, कैसे महंगाई आती है, कैसे डिफ्लेशन आता है, इसे मैनेज करने के लिए कैसे से मैनेज किया जाता है, यही सब समझाने के लिए मैं आपको बस ये सब समझा रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखो ये सब सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं आपको इकोनॉमी समझने के लिए। ठीक है, आपको इकोनॉमी समझने के लिए ये सब सारी चीज़ें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो गाइज़ यार, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपके लिए यूज़फुल आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए एवरीवन, जय सिया राम।